आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मिर्जापुर में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। प्रयागराज में रामबाग स्टेशन पर जलभराव के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की कार्य योजना की समीक्षा। कहा, रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए कौशल विकास। भारत दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज आगरा में किया ताजमहल का दीदार। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दौरे से मिलेगी जापान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को नई ऊंचाई। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बैठक में हुए शामिल। कहा, 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण कार्य। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। वहीं मिर्जापुर के मड़िहान तहसील क्षेत्र में बारिश के बीच 2 कच्चे मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। चित्रकूट में बारिश के चलते आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहे। प्रयागराज में बीते 2 दिनों में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं बारिश के चलते प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनों के परिचालन पर प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते एक पैसेंजर और 3 मेमो गाड़ी को झूसी स्टेशन से चलाया जा रहा है, जबकि प्रयागराज से हावड़ा के बीच चलने वाली विभूति एक्सप्रेस को प्रयागराज रामबाग के प्लेटफॉर्म 5 से चलाया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि पानी निकालने का कार्य जारी है। स्थिति के सामान्य होते ही ट्रेनों का संचालन रामबाग से दोबारा शुरू हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। अभी बस कुछ लो लाइन एरियाज बचे हुए हैं। हमारी टीम पूरी लगी हुई है, पंप सारे क्रियाशील हैं और हमें लगता है कि अगले कुछ घंटे में ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी और इसके जब पानी पूरा निकल जाएगा तो। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा नदी, बाराबंकी, अयोध्या और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश में बाढ़ और जलभराव की स्थिति के बीच सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। अयोध्या में 283 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत किट वितरित की गई। साथ ही लोगों को नदियों और जलाशयों के आसपास सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि आईटीआई को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ा जाए। उन्होंने उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिसशिप और ऑन जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास को रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि आईटीआई और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अनुदेशकों की उपलब्धता को प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान से जुड़े परिवारों के बच्चों और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापक बदलाव की जरूरत बताई है।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों से जुड़ी सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और एक सोसाइटी के गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोला जाए और 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित कर दी जाए। पेश है एक रिपोर्ट। लखनऊ में आज समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता, विद्यार्थियों को मिल रही सुविधा और प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, साथ ही योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केंद्रों के माध्यम से संचालित है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारत दौरे पर आए जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी सहित करीब 240 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज आगरा में ताजमहल का दीदार किया। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने ताजमहल की स्थापत्य कला और खूबसूरती को करीब से देखा। ताज दीदार के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। श्री जयवीर सिंह ने कहा कि जापान और उत्तर प्रदेश के उद्योग, सांस्कृतिक धरोहरों, तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के नजदीक आकर उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आज हमारे जापान से महामहिम राज्यपाल जी, वहाँ के गवर्नर साहब, उनका पूरा परिवार आज उत्तर प्रदेश की सार्थक यात्रा पे आया हुआ है। आज ताज के दीदार किए हैं। आपके सामने उन्होंने अभिव्यक्ति देकर के इसकी प्रशंसा करने का काम किया है। और हमारे गवर्नर साहब का मानना है कि उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जमीन उपजाऊ है, उर्वरक है और एक मित्रवत संबंधों को लेकर आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश दौरे पर आया जापानी प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रतिनिधिमंडल की भेंटवार्ता प्रस्तावित है। इन मुलाकातों के जरिए दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों, निवेश और सहयोग की संभावनाओं को लेकर उच्च स्तरीय संवाद होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेन मिश्रा आज अयोध्या में समिति की बैठक में शामिल हुए। इससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के अंदर निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा संभाला जा रहा ऑडिटोरियम और म्यूजियम का निर्माण कार्य जारी रहेगा और इसके मार्च 2027 तक पूरा होने की योजना है। इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 7 नंबर गैलरी में मंदिर का दिव्य दर्शन वहां पर पूर्ण कराया जाएगा। इसी प्रकार गैलरी नंबर 17 है जो अपने में चुनौती है, इसलिए है कि वहां भगवान राम जी जो नदियों से यात्रा की उन्होंने वनगमन में, तो उन नदियों को और उन नदियों पे उन्होंने किस प्रकार का संदेश दिया, इसको भी प्रयास किया जाएगा। आकाशवाणी लखनऊ का FM केंद्र FM रेनबो आज अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 2000 में FM रेनबो का प्रसारण शुरू हुआ था। इस अवसर पर आज शाम को आकाशवाणी केंद्र पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में श्रोताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इसके साथ ही विभिन्न मनोरंजन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मिर्जापुर में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। प्रयागराज में रामबाग स्टेशन पर जल भराव के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की कार्य योजना की समीक्षा। कहा रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए कौशल विकास। भारत दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज आगरा में किया ताजमहल का दीदार। पर्यटन और संस्कृति मंत्री
जयवीर सिंह ने कहा कि दौरे से मिलेगी जापान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को नई ऊंचाई। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेन मिश्रा समिति की बैठक में हुए शामिल। कहा 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण कार्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।